something that we need to move on to right now. Arvind Kejriwal is holding a press conference. Let's listen in. अब इस पैसे को खर्च करने के दो ही तरीके हैं। या तो सरकार इस पैसे को जनता की भलाई पे खर्च करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसी बेहद जरूरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करे, लोगों का जीवन बेहतर करे। और या फिर दूसरा तरीका है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को कर्ज दे दे और थोड़े दिन में वो कर्ज माफ कर दे, जनता के पैसे डुबो दे। हमारी दिल्ली सरकार ने पहला तरीका चुना। हम जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं। मेरा मानना है कि मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने सरकार बनते ही एजुकेशन का बजट 5,000 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ कर दिया और आज ये बजट 16,000 करोड़ पे पहुंच गया, हमारा दिल्ली का शिक्षा बजट। हमने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। ये स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। अब बहुत बड़े स्तर पे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। क्या पहले कभी आपने सुना था कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में जाता है? और इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने पे कैप लगा दी और हजारों बच्चों को उनकी सालों पुरानी फीस रिफंड करवाई है। दिल्ली के अंदर जो पिछले सालों में उन्होंने गलत फीस ले ली थी, कई स्कूलों से हमने फीस रिफंड कराई है। क्या आपने कभी एक आम आदमी को स्कूल के फीस का रिफंड मिलते हुए सुना है? तो आप ही बताइए, क्या हमने आप ही के टैक्स के पैसे शिक्षा में इन्वेस्ट करके, शिक्षा का बजट बढ़ा के, स्कूल बेहतर करके, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे कैप लगा के, क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए। सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा। वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने, जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं। यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके पैसों से बहुत सारे गरीबों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलती है, बस ट्रैवल मुफ्त मिलता है। आप सोचते होंगे मेरे पैसे से किसी और पे ये क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके माता पिता देंगे। आज हमारे जो छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास है ना,
इनमें से 99% के माता पिता गरीब थे। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गरीबी से मिडिल क्लास तक पहुंचने का सफर तय किया है। उनसे पूछ के देखना, उनको सरकार अगर थोड़ी सी मदद दे देती, उनको सरकार से थोड़ी मदद मिल जाती, थोड़ी सहूलियत मिल जाती, तो उन बचाए हुए पैसों को जोड़ के वो क्या क्या कर सकते थे। मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होता कि वो पैसा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संवारते, यानी आपकी जिंदगी बेहतर करने में लगाते आपके माता पिता। इसी तरह जब जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है तभी देश का निर्माण होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पे सवाल उठाते हैं। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। Up ki baar, middle class. Well, that's the promise that Arvind Kejriwal has made. Let me go across to our Rajagopalan, senior journalist who's there on the show with us. Very interesting pitch that he's made, Mr. R. Rajagopalan. He's reached out to the Mahila voters. He's reached out to the Hindu voters. Now it is the time for the middle class that the Aam Aadmi Party is trying to get on board. My understanding of Delhi polls is that Aam Aadmi Party is terrified with the BJP's carpet bombing. That is why every day he is holding a press conference, he cannot go. There is no star speaker in Aam Aadmi Party. There are many in BJP. Congress is nowhere in the picture, though Rahul Gandhi is going to organize 2 or 3 rallies today, tomorrow, day after tomorrow. Right. But the real fight is between Aam Aadmi Party and BJP. That is why Mr. Arvind Kejriwal is putting 7 demands, including the budget. Right. So the Election Commission has said that no budget announcement should be made. Despite being an Indian Revenue Service officer, he knows the protocols and model code of conduct, but still he is insisting, creating a wedge between Election Commission and BJP. Arvind Kejriwal is creating a lot of freebies. So how is he going to make budget out of that?
he has to come out very clean on that because there is no clash. So fiscal prudence is also something that needs to be kept in mind when freebies are being promised, isn't it? Mr. R. Rajagopalan, request you to just stay on with us because when it comes to Delhi, of course, the war has already begun on the ground ahead of the Republic Day. In fact, there is another big controversy which is brewing, another face-off between the BJP and the Aam Aadmi Party. They are locked in a bitter political war, this time over the issue of security. Well, that's right. BJP's candidate, Parvesh Verma, he has drawn attention to what he calls an influx of vehicles coming in from Punjab ahead of the Delhi election, saying that thousands of vehicles which bear Punjab number plates have been roaming around, specifically in New Delhi Assembly constituency, where Kejriwal is going to be contesting against Parvesh Verma. In fact, Parvesh Verma has also claimed that Punjab government officials are installing Chinese CCTV in different parts of the constituency to cover up Arvind Kejriwal's failures and to mislead people. He's also accused the Aam Aadmi Party of poll code violations and has written to both the Election Commission as well as the Delhi police seeking action against the Aam Aadmi Party. In fact, Congress candidate from New Delhi constituency Sandeep Dikshit has echoed similar concerns as well. He's claimed that he has photographs of Punjab police personnel who are campaigning for the Aam Aadmi Party in Delhi. He said that he has shared it already with the police for investigation, also appealed to the Election Commission to take note of this. What some of these attacks? नहीं, पंजाब के लोग घूम रहे हैं। मुझे मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए।